लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो तथाकथित सहारा के कर्मचारी या सहारा के अधिकारी यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि सोसाइटी से सहारा का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में जो डायरेक्टर हैं उसमें न तो सहारा श्री डायरेक्टर हैं, न सपना राय डायरेक्टर हैं, न सहारा के अन्य कोई अधिकारी या सहारा के डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहारा की हैं उसमें डायरेक्टर नहीं हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से सहारा इंडिया परिवार का कोई लेना देना नहीं है और सहारा इंडिया परिवार 2015 से अपना किसी भी तरह का निवेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पैसा जमा हुआ है लोगों का, उसकी लायबिलिटी सहारा इंडिया परिवार पर नहीं है। इस प्रश्न का मैं आज के वीडियो में जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। साथियों, इस तरह के प्रश्न बहुत पहले से उठ रहे हैं और इस तरह का एफिडेविट भी सहारा सुब्रत राय के द्वारा दिया गया है कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में न तो डायरेक्टर हूं, न प्रमोटर हूं, न संस्थापक हूं, इसलिए मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें मेरा नाम न घसीटा जाए। अब इस पे मैं सबसे पहले यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जो सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग जिसको कन्वर्जन किया गया और कन्वर्जन के माध्यम से इसका पैसा सोसाइटी में जमा किया गया, ये रियल इस्टेट और हाउसिंग ये सहारा इंडिया परिवार की थी क्या किस सोसाइटी की थी? सहारा के अधिकारी या जो डायरेक्टर हैं सहारा इंडिया परिवार के, वो कृपया जवाब दें कि आपने सहारा इंडिया परिवार की संपत्ति का कन्वर्जन या मर्ज या उस राशि का भुगतान आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर दिए हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान की जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार पर कैसे नहीं है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी निवेश लिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से और इन जमा राशि का सहारा इंडिया परिवार के खाते में जमा किया गया, सहारा इंडिया परिवार को दिया गया और सहारा इंडिया परिवार के निर्देशानुसार भुगतान होता रहा, तब सहारा इंडिया परिवार इन सोसाइटियों में जमा पैसे की देनदारियों की जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जब कोऑपरेटिव सोसाइटियों से एकत्रित किया गया धन या निवेश के रूप में जो भी धन प्राप्त हुआ, उस धन का उपयोग सहारा इंडिया परिवार ने लगभग 62,000 करोड़ एम्बली वैली में निवेश किया। एम्बली वैली सहारा इंडिया परिवार की है, तो सहारा इंडिया परिवार पर लायबिलिटी सोसाइटियों की देनदारियों के लिए क्यों नहीं बनती? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, अगर हम कानून के माध्यम से देखें तो दीवानी संबंधी जो कानून है यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में जो उल्लेख किया गया है उसमें ऐसा माना गया है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक पैतृक संपत्ति, एक स्वअर्जित संपत्ति। तो स्वअर्जित संपत्ति में जो होती है उसमें जो स्वअर्जित किया है उस व्यक्ति का पूर्ण एकाधिकार रहता है कि वो अपने हिसाब से जहाँ चाहे तहाँ उसका विनिवेश करे, बिक्री करे, गहन रखे, वो उसका एकाधिकार है। लेकिन पैतृक संपत्ति में उसका एकाधिकार समाप्त हो जाता है। सेम प्रक्रिया, सेम दीवानी ला, सेम सिविल प्रक्रिया का कानून सहारा इंडिया पर भी लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि सोसाइटी का पैसा सहारा इंडिया परिवार के कार्यों में
लगा हुआ है और सहारा इंडिया परिवार का पैसा सोसाइटियों में लगा हुआ है। इसलिए सहारा इंडिया परिवार यह कह के कभी नहीं बच सकती कि हमारा सोसाइटियों से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी के हम डायरेक्टर नहीं हैं, सोसाइटी के हम व्यवस्थापक नहीं हैं, सोसाइटी के हम संस्थापक नहीं है, इसलिए सोसाइटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह कह के सहारा इंडिया परिवार कभी नहीं बच सकता। सहारा इंडिया परिवार के ऊपर पूर्ण रूपेण लायबिलिटी बनती है कि वह सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से जितने भी निवेशकों का भुगतान लिया है उस भुगतान को शीघ्र यथाशीघ्र कराए। हाँ, इसमें कुछ अड़चन जरूर आ रही हैं, लेकिन ये अड़चन अगर प्रक्रिया को देखें, दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उस प्रक्रिया को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि इस प्रक्रिया में जो भी लेट लतीफ़ी हो रही है, ये लेट लतीफ़ी सहारा के माध्यम से हो रही है। सहारा समय समय पर अगर अपना जवाब देती या सहारा त्वरित सुनवाई हेतु आवेदन देती तो इसका निराकरण जल्दी हो सकता था, लेकिन सहारा के माध्यम से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। एक और सहारा के सुब्रत राय कि जो पटना हाई कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था उसके खिलाफ 6 घंटा में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है, मात्र 6 घंटा के अंदर। और ये कोर्ट 10 साल में भी अभी तक ये निवेशकों का भुगतान संबंधित प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी प्रकरण की कार्यवाही कैसे संपन्न होती है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। अगर सिविल केस के पक्षकार, जो हमारा पक्षकार है, वो पक्षकार अगर अपना जिम्मेदारी ले और केस में इंटरेस्ट ले, प्रत्येक पेशी प्रत्येक हेयरिंग पर आए और पूछे कि वकील साहब आज की हेयरिंग में क्या कार्रवाई हुई, आज इस कार्य के लिए हमारा केस लिस्टेड था तो क्या आपने इस कार्य को किया या नहीं किया, तो उन केसों का निराकरण बहुत जल्द होता है। और जो पक्षकार सुस्त होते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, उन पक्षकारों का प्रकरण 10 साल 20 साल यहाँ तक कि 40 साल से प्रकरण हम लोगों के पास ही विचाराधीन है और अभी चल रहे हैं। तो ये पक्षकारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर सहारा इंडिया परिवार इसमें अगर इंटरेस्ट लेता, दिलचस्पी लेता, तो ये प्रकरण 10 साल कदापि कोर्ट में विचाराधीन न होता। फिर भी मेरा ये आग्रह है कि सहारा इंडिया जो अपने मन में इस तरह का विश्वास पाले है कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत धारणा है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी लायबिलिटी सहारा इंडिया परिवार की बनती है और सहारा इंडिया परिवार के डायरेक्टर सुब्रत राय प्लस स्वप्ना राय प्लस और जो भी उसके डायरेक्टर हैं, व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग शीघ्र प्रयास करें कि कोर्ट का प्रकरण जल्दी निराकरण हो। जिस कार्रवाई के लिए लगा हो वह कार्रवाई उस दिन पूर्ण करने की कोशिश करें ताकि हम 12-13 करोड़ निवेशकों को यथाशीघ्र न्याय प्रदान हो सके। जी दोस्तों, जय हिंद।